हाँ जी बेटा। आ, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें दिसंबर 2022 में सीए फाउंडेशन स्टूडेंट का जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग का पेपर था, उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये पेपर अब वेबसाइट पे आ भी चुका है आपके। और इसमें जो पहला क्वेश्चन था बेटा हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों थ्योरेटिकल हैं। तो ये अभी हम एकदम आखिरी में डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, तो हम लोग शुरू करेंगे इसके पार्ट सी से। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 में जो एग्जाम क्वेश्चन आया था उसका पार्ट सी। आइए देखिए। देखिए इसमें लिखा है, अ मशीन अ मशीन A purchased a machine for 1,30,000 on 1st April 2019 and paid 20,000 for freight and installation charges. बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आखिरी में लिखी है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1st अप्रैल 2019 टू 31st मार्च 2020। तो मुझे 19, 20, 21, 22 का मशीन अकाउंट बनाना है। तो अब इसमें से एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे हम लोग और रिकॉर्ड करते जाएंगे। आइए देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ। A purchased a machine for 1,30,000 on 1st April 2019 and paid 20,000 for freight and installation। हमने पढ़ा है बेटा, किसी भी मशीन को खरीद के उसको पुट टू यूज़ करने तक के सारे एक्सपेंसेस मशीन में ही ऐड होते हैं। तो मशीन अकाउंट में अगर हम इसकी एंट्री करेंगे, तो ये रहा मशीन अकाउंट। और 2019 का हम ये अकाउंट बनाने जा रहे हैं 1st अप्रैल। तो हमने यहाँ पे लिखा टू बैंक। मशीन परचेज करी गई है 1,30,000 की। और सेम डे क्वेश्चन में लिखा है 20,000 पे किए गए हैं फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन के। तो बेटा इसी डेट पे उसकी भी एंट्री हो जाएगी टू बैंक। 20,000 पे किए गए। तो इन दोनों से मिलके हम लोग की फर्स्ट मशीन आती है, मशीन वन, जिसमें 1,50,000 की पेमेंट हुई। आगे बढ़िए। अब ये बेटा था 2019। अब ये डायरेक्ट देखो लेके आ गया हमें 2021 पे। तो आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ देखिए, जो, देखिए यहाँ पे जो ईयर शुरू होगा 1st अप्रैल 2019 से, वो जाके फिनिश हो जाएगा 31st मार्च 2020। अच्छा, फिर इसके बाद 1st अप्रैल 2020 से जो ईयर शुरू होगा वो आगे जाके फिनिश होगा 31st मार्च 2021। और फिर ये जो नेक्स्ट ईयर होगा वो आएगा 31st मार्च 2022। तो मुझे 1, 2 और 3 ईयर की अकाउंटिंग करनी है। तो एक डेटा उसने मुझे यहाँ का दिया, फिर वो डायरेक्ट मुझे लेके आ गया 2021 में अक्टूबर। तो मैं पहले अपने फर्स्ट ईयर की तो अकाउंटिंग कंप्लीट कर लूँ। तो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन लगाना होगा इस पे। डेप्रिसिएशन आइए पढ़ते हैं। लिखा है, अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट पे 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो बेटा 31st मार्च 31st मार्च को 2020 हम यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। 1,50,000 की मशीन है, उसका 20%, ये हो गया 1,50,000 इंटू 20%, 30,000। और यहाँ से हम 31st मार्च को निकाल लेंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और ये आ जाएगा 1,20,000। तो हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कर ली, 1,50,000, 1,50,000। अब अब करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ हमने लिखा, अब 2020 में 1st अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000। अब देखो बेटा, ये जो ईयर है, आप समझिएगा जरा,
हमने फर्स्ट ईयर की तो अकाउंटिंग कर ली। सेकेंड ईयर हमारा शुरू होता है कब से? 31 मार्च 2020। और ये कब जाके फिनिश होगा? ये होगा 31 मार्च 2021। और ये जो अगली ट्रांजेक्शन दी है वो अक्टूबर 21 की दी है, तो अक्टूबर 21 तो लास्ट ईयर में जाएगा। तो सेकेंड ईयर भी मुझे इसी पे डेप्रिसिएशन लगानी है। तो अब हम 2021 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगना है, इसलिए 1,50,000 पे ही लगेगा 20%। तो 30,000 का डेप्रिसिएशन फिर से लग जाएगा। और अगर हम क्लोजिंग बैलेंस निकालें तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन सेम डेट पे ये हमारे पास आ गया 90,000 का। सेकेंड ईयर की भी अकाउंटिंग हो गई। अच्छा, अब ये बेटा 2021 में 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। अब हम आ चुके हैं 2021 में। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला इसके बाद। क्वेश्चन कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2021 another machine was purchased for 50,000 एंड सोल्ड ओल्ड मशीन फॉर 1 लाख। कह रहे हैं बेटा 1 अक्टूबर को जो पुरानी मशीन थी उसको बेच दिया, और जो एक और मशीन परचेज कर ली 50,000 रुपीज़ की। अच्छा, तो एक मशीन परचेज करी है, मैं जरा इसकी एंट्री करता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 1 अक्टूबर टू बैंक 50,000 की एक मशीन परचेज करी है, और इसने कहा कि ओल्ड मशीन बेच दी 1 लाख रुपीज़ में। 1 लाख रुपीज़ में। और एक छोटी सी बात और है, ये देखो इसमें लिखा है, ये लाइन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ये हमने कर लिया, ये कर लिया। उसने कहा 1 अक्टूबर 2021 को अनदर मशीन परचेज करी 50,000 की। और ये देखो ये एक लिखा है द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी। बेटा जब ये इंस्टॉल करेंगे डेप्रिसिएशन वहां से काउंट होगा। डेप्रिसिएशन वहां से काउंट होगा। खरीदा तो इन्होंने अक्टूबर में है, लेकिन जब हम इसकी डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कब से लगाएंगे? जनवरी से लगाएंगे। जब एसेट रेडी टू यूज हो जाता है तो डेप्रिसिएशन वहां से शुरू होता है। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन लगाते टाइम देखेंगे। अब यहाँ आओ, देखो कहता है सोल्ड ओल्ड मशीन फॉर 1 लाख। पुरानी मशीन को 1 लाख में बेच दिया अक्टूबर में। अब आप बताओ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 अक्टूबर तो छोड़ दो, 6 महीने ये मशीन यूज हुई ना, तो 6 महीने इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मुझे 2021 में यहाँ लिखना चाहिए 1 अक्टूबर को पहले डेप्रिसिएशन लगा देना चाहिए बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अभी तक तो लग रहा था ओरिजिनल कॉस्ट पे, लेकिन जरा इनका क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िएगा। इसमें लिखा था अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20% per annum on original cost. However, from 1st April 2021, it was decided to adopt WDV method and charge depreciation at the rate 15% per annum. तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 से डेप्रिसिएशन लगेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड का, वो भी 15% का। तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड से जब डेप्रिसिएशन लगता है तो रिटन डाउन वैल्यू पे लगता है, और अब रिटन डाउन वैल्यू बची कितनी है? 90,000। तो बेटा 90,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 90,000 पे, और 15%, और वो भी 6 मंथ का। 6 मंथ का क्यों? क्योंकि हमने इसको सितंबर तक ही तो यूज किया ना। तो 90,000 का 15% डिवाइडेड बाई 2, 6750, ये हुआ इसका डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब उसने कहा इसको हमने बेच दिया सेम डेट पे। तो 1 अक्टूबर को हमने बेच दिया, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक। बाई बैंक 1 लाख में हमने बेच दिया, और इस पे हमें प्रॉफिट हुआ, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हमें करनी होगी प्रॉफिट की। तो यहाँ ये रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ मैंने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें हम निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन
of profit or loss on sale of machine। तो सबसे पहले रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2021। बेटा देखो 90,000 की मशीन थी और ये 6750 से डेप्रिशिएट हो चुकी थी, तो 83,250 की हम लोग की मशीन की रिटन डाउन वैल्यू थी और इसको हम लोगों ने बेच दिया 1 लाख रुपीज में, तो हमें हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया -1 लाख, 16,750 का प्रॉफिट हुआ। और आप बताओ, जब एसेट को बेचते हो और प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या होती है एसेट को बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। 83,250 की मशीन अगर 1 लाख में बेच दोगे तो 16,750 ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो जब मशीन अकाउंट में लिखेंगे इसको तो हम लोग लिखेंगे 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16750। अब देखो, जो पुरानी मशीन थी वो बिक गई, उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर लिया, उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास ये सेकंड मशीन रह गई है, बस इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलिए, तो इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं 31 मार्च को। अब ये आ जाएगा वो भी 2022 में। 2022 में 31 मार्च को यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 50,000 की ये मशीन है, 15% का डेप्रिसिएशन लगना है। लेकिन लगना कब से है? जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 50,000 इंटू 15% और डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 1875। और अब 31 मार्च को निकाल लेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये आ जाएगा 90,000 प्लस 50,000 प्लस 16750, ये आ गया 156750। 156750 -6750 -1 लाख -1875, तो ये आ गया 48125। और ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी में उसने मशीन अकाउंट कहा था और मशीन अकाउंट हमने बना लिया। और ये जो प्रॉफिट लॉस हमने निकाला है यहाँ हम लिखेंगे रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 1। इसकी डिटेल वर्किंग नोट नंबर 1 में है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल ही आसान था। दो इसके की पॉइंट थे, एक प्रोस्पेक्टिव मेथड से चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन और दूसरा एक ही की पॉइंट था कि एसेट खरीदा अक्टूबर में और इसको पुट टू यूज कब किया है? जनवरी में। तो डेप्रिसिएशन कब से रिकॉर्ड होगा? जनवरी से रिकॉर्ड होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, क्वेश्चन 1 का पार्ट सी, और अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 का पार्ट सी और क्वेश्चन 2 में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर करूंगा और छोटे छोटे वीडियोस हम लोग इस पे बनाएंगे। एक, तो अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। पढ़िए क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है द कैश बुक। बेटा इस क्वेश्चन में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है 31 दिसंबर को और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया इन द बुक्स ऑफ मिस्टर करण। और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें। द कैश बुक ऑफ मिस्टर करण shows 206,400 as balance of bank as on 31st December 2021, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook. On analysis, uh, on analysis
यू फाउंड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। आइए देखिए, अब क्या है बेटा, इसमें हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अब हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैलेंस हमें दे रखा है 260400। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। आइए अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं जरा। देखिए सामने, सबसे पहले इसमें लिखा है ऑन 15th December 2021 the payment side of cash book was overcast by 10,000। overcast by 10,000। बेटा, हम कैश बुक कब बना, हम ये बीआरएस कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2020, 31 दिसंबर 2021 को। अब इसने कहा ऑन 15th दिसंबर को द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 10,000। अब आप बताओ, हम कैश बुक को पासबुक से टैली करा रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखिए, हम कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से टैली करा रहे हैं। अब उसने कहा ये बैलेंस मैच करने चाहिए। अब उसने कहा कि 15 दिसंबर को एक ट्रांजैक्शन हुई जिसमें कैश बुक में पेमेंट साइड में 10,000 एक्सेस दिखा दिया। अब आप बताओ बेटा, जब कैश बुक में 10,000 की पेमेंट एक्स्ट्रा दिखाओगे तो यहाँ का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा ना, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो रिड्यूस होगा नहीं। अब मुझे कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ये 10,000 हम लोग ऐड कर देंगे, ये 10,000 हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड में लिखिए पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was overcast। ऐड कर दिया। आगे देखिए, कहता है a check for 1,18,000 issued on 6th December 2021 was not taken into the bank column। A check for 1,18,000 issued on 6th December 2021 was not taken into the bank column। अब आप इसका पहले मतलब समझो। बेटा, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। क्वेश्चन ने कहा अ चेक ऑफ 1,18,000 इशूड ऑन 6 दिसंबर नॉट टेकन इनटू द बैंक कॉलम। हमने कोई चेक इशू करी, उसको बैंक कॉलम में लिखना भूल गए। बैंक कॉलम होता कहाँ है? कैश बुक में। तो कैश बुक में एक चेक इशू हुआ, वो लिखना भूल गए। अब आगे तो कुछ लिखा नहीं, तो इसका मतलब वो चेक गई होगी, हम लोग के अकाउंट में लग गई होगी और वो चेक क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया और हम यहाँ लिखना भूल गए। तो कैश बुक को पासबुक से मैच कराने के लिए क्या करें, हम कैश बुक के बैलेंस को कम कर लें। तो लेस में लिखिएगा चेक इशूड omitted to be recorded 1,18,000। हाँ बेटा, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं जरा। अब इसमें लिखा है ऑन 20th December 2021 डेबिट बैलेंस ऑफ 8460 ऑन द प्रीवियस डे was brought forward as credit balance in the cash book। कैश बुक का डेबिट बैलेंस था और हमने कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया। तो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस दिखाने का मतलब एक तो डबल का इफेक्ट आ गया। डेबिट बैलेंस का मतलब
हमारे पास कैश बुक में पैसे थे, फेवरेबल बैलेंस था। और क्रेडिट बैलेंस दिखाने का मतलब हुआ ये कि हमने उतने का ओवरड्राफ्ट दिखा दिया। तो आप बच्चे बताओ बेटा, अगर हम डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस दिखा देंगे तो एक तो डबल का इफेक्ट आएगा। डबल का इफेक्ट कैसे आ रहा है भाई? क्वेश्चन में लिखा है ना 8460 का, जैसे मान लो मेरे पास 8460 रुपीज मेरी पॉकेट में है, और मैं गलती से कहीं पे इसकी ये मुझे एक्सप्लेन करना हो, मैं लिख दूं कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैंने तो इसको बोरो कर लिया, 8460 मैंने बोरो किया है। तो एक तो मेरी पॉकेट में जो थे वो खर्च हो गए, दूसरा मैंने बोरो भी किया ना, तो डबल का इफेक्ट आ गया। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ देखिए ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अब ये कह रहे हैं 86 84 6 60 का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखता है। अब कह रहे हैं अब ये नेक्स्ट ईयर यहाँ दिखना चाहिए था, 8460 ऐसे दिखना चाहिए था कैश बुक में नेक्स्ट पेज पे। और उसने क्या किया? उसने कहा ये कैश बुक है, था तो ये डेबिट बैलेंस, लेकिन गलती से नेक्स्ट पेज पे हमने इसको क्रेडिट बैलेंस की तरीके से लिख दिया। हमने क्रेडिट बैलेंस की तरीके से लिख दिया। तो तो दिस इज राइट लिखना ऐसे चाहिए था, और रॉन्ग प्रेजेंटेशन ये कर दी, प्रेजेंटेशन ये कर दी, ये कर दिया। अब आप बताओ, यहाँ तो डेबिट बैलेंस दिख रहा था ना, और यहाँ क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पैसे हमारे पास थे 8460 का, ये स्पेंट हो गया, और हमने कहीं से और 8460 बोरो किए, तो डबल का इफेक्ट आ गया ना। तो अब हुआ क्या होगा? सोचिए एक बार फिर से। हमारी कैश बुक में 8460 का डेबिट बैलेंस था, जिसको हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। क्रेडिट बैलेंस लिखने का मतलब हमने ओवरड्राफ्ट दिखा दिया गलती से। तो पासबुक में तो ऐसा हुआ नहीं होगा, पासबुक में तो अभी भी वही बैलेंस होगा ना। तो इसको मैच कराने के लिए, जैसे ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, हम लोग ये एज्यूम करते हैं हर ट्रांजैक्शन के पहले कि दोनों के बैलेंसेस सेम है। तो अगर 8460 का बैलेंस यहाँ था, तो 8460 का बैलेंस यहाँ भी रहा होगा। लेकिन गलती से हमने क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया। क्रेडिट का मतलब एक तो ये हमारे पास से पूरा स्पेंड हो गया, दूसरा इतने का हम कहीं से और हमने बोरोइंग कर ली, तब जाके आएगा ना ये क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। अब आप बताओ, पासबुक और कैश बुक में डबल का इफेक्ट आ रहा है। यहाँ का पॉजिटिव बैलेंस है, यहाँ का नेगेटिव, तो इसको नेगलीफाई करने के लिए क्या करें हम? नेगलीफाई करने के लिए इसका डबल अमाउंट ऐड कर दें। डबल अमाउंट ऐड करेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, डेबिट बैलेंस recorded as credit balance 16920। कैसे आई है? उसी का डबल। भाई ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, पहले दोनों मैच हो रहे हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, उसको क्रेडिट दिखा दिया। तो क्रेडिट दिखाने का मतलब एक तरीके से समझ लो कि हमने पेमेंट दिखा दी ना, डबल की पेमेंट। तो पेमेंट दिखाओगे तो इसका बैलेंस लेस हो गया ना 2 बार। तो मैच कराने के लिए क्या करोगे? ऐड करोगे। तो वही ऐड कर दिया। अगली ट्रांजेक्शन देखिए। अब इसमें लिखा है, out of the total check amounting to 12,370 drawn in the last week of December, check aggregating 9360 were encashed in December। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? आइए देखिए यहाँ पे। ये कह रहा है ये कह रहा है दिसंबर में 12370 की चेक ड्रॉ करी गई, जिसमें से 9360 की चेक दिसंबर में इनकैश्ड हुई। अच्छा, तो 12370 माइनस 9360, तो 301। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, दिसंबर में हम लोग अपना बीआरएस बना रहे हैं। दिसंबर में हमने अपने क्रेडिटर्स को 12,370 की पेमेंट करी चेक से। उन्होंने उसमें से 9360 की ही चेक लगाई। तो 9360 की चेक ये कैश बुक में भी आ गई होगी, ये पासबुक में भी आ गई होगी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये जो चेक है 3010 की, ये कैश बुक में तो दिखा रखा है कि पेमेंट हो गई, लेकिन पासबुक से तो पेमेंट हुई नहीं, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा। मैच कराने के लिए ऐड कर लेंगे। ऐड कर लीजिए। चेक इशूड
but not presented. आगे देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी ऐसी ट्रांजेक्शन आए ना तो उसको ऐसे ब्रेक कर लो। जैसे ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अब अब आप ये जो चेक थी ना 12,000 वाली, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लो। दो पार्ट में स्प्लिट। सपोज करिए हमने 9360 की एक चेक इशू करी और 3010 की एक चेक इशू करी, तो ये कैश बुक में तो दोनों ही लिखा जाएगा। लेकिन ये वाली चेक पासबुक में लग गई और पासबुक से क्लियर हो गई, तो ये दोनों जगह आ गई, तो इसकी वजह से तो डिफरेंस आएगा नहीं। लेकिन ये वाली चेक कैश बुक में लिखी हुई है, पासबुक से क्लियर नहीं हुई, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। जो चीज कहीं एक जगह लिखी है उसी वजह से डिफरेंस आता है। तो इसी को हमें रिकंसाइल करना है। अब इतने से कैश बुक में का बैलेंस कम दिख रहा होगा ना, पासबुक का ज्यादा, तो मैच कराने के लिए ऐड कर दिया। फिर देखिए नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ 35,000 कलेक्टेड बाई बैंक एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 7,900 पेड बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, आइए बेटा देखिए, कह रहे हैं एक डिविडेंड कलेक्ट हुआ 35,000 का बैंक में, जिसको कैश बुक में नहीं लिखा गया। तो भाई पासबुक में वो आ गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश बुक में नहीं लिखा गया, कैश बुक का बैलेंस कम होगा, तो मैच कराने के लिए कैश बुक का भी बैलेंस बढ़ा लेंगे। ऐड कर लीजिए इसको। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगला पॉइंट देखिए, अगला था फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से पे हो गया, कैश बुक में नहीं लिखा गया। बैंक से पे हो गया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, कैश बुक में लिखा नहीं गया, तो कैश बुक का ज्यादा होगा, पासबुक से मैच कराने के लिए कम कर लेंगे, तो लेस में लिखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड, ये है 7,900। अगली ट्रांजैक्शन कहता है अ चेक इशूड टू क्रेडिटर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बेटा देखो, चेक दो बार लिख दिया। अब सोचना जरा, जैसे ये कैश बुक है, ये पासबुक है, दोनों मैच हो रहे हैं। हमने एक चेक इशू करी तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, वो पासबुक में लग जाती, यहाँ का भी बैलेंस कम हो जाता। जब एक एक बार, जैसे मान लो मैंने आपको एक चेक दी, तो मैंने अपने यहाँ कैश बुक में लिख लिया कि मैंने आपको पेमेंट कर दी, आपने वो चेक लगा दिया, पासबुक में भी क्लियर हो गई, तो दोनों जगह आती, तो उसकी वजह से डिफरेंस नहीं आता। कैश बुक में हमने दो बार लिख दिया। यहाँ देखिए, देखिए ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। हमने 175 की चेक मैंने आपको इशू करी, ये कैश बुक, ये पासबुक, तो मैं कैश बुक की क्रेडिट में लिखूंगा, पासबुक में डेबिट में आ जाएगी, तो दोनों जगह रिकॉर्डेड है, इसकी वजह से डिफरेंस थोड़े ना आएगा। लेकिन हमने इसको दो बार लिख दिया, तो ये जो दोबारा लिखा है इसकी वजह से डिफरेंस आएगा। दोबारा जो लिखा है इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा और पासबुक का ज्यादा होगा, तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड में लिखिए चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस। आगे पढ़िए। अब ये कह रहा है bill for collection amounting to 53,000 credited by bank on 21st December, but no advice was received by Mr. Karan till the December 2021। कह रहे हैं बेटा, कोई बिल था जिसको कलेक्शन के लिए डाला था, बैंक ने उसको 21 दिसंबर को क्रेडिट कर दिया। बैंक ने क्रेडिट किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, और मिस्टर करण को कोई जानकारी ही नहीं है, तो इन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा। मैच कराने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड में लिखिए बिल्स फॉर कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब पेमेंट आई, है ना, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में उसको लिखा नहीं, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो मैच कराने के लिए हमने कैश बुक को इंक्रीज कर लिया। आगे बढ़िए। अब यहाँ लिखा है अ कस्टमर हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 3% on his account of 60,000 paid a check on 10th December. Cashier erroneously entered the gross amount into the bank column. Okay. अच्छा, अब ये समझो बेटा, किसी कस्टमर से 60,000 की हमें पेमेंट मिलनी थी और उसने हमसे 3% का डिस्काउंट ले लिया, तो इसका 3% हो गया 1800। तो 60,000 माइनस 1800, तो 58,200 की पेमेंट उससे मिलेगी ना। लेकिन गलती से ग्रॉस अमाउंट लिख दिया गया, 60,000 लिख लिया गया। फिर से पढ़िए तो क्लियर होगा। आइए देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है अ कस्टमर हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? पेमेंट के टाइम पे, तो इसका मतलब उसने पेमेंट करी होगी। तो 60,000 की पेमेंट करनी थी और 3% का डिस्काउंट मिल गया, तो उसने पेमेंट करनी कितनी थी? 58,200 ना। और उसने चेक से पेमेंट करी। आप बताओ, चेक से पेमेंट करी तो ये कैश बुक और ये पासबुक हो गई, ये कैश बुक हो गई। अब उसने पेमेंट किया 58,200, तो यहाँ क्रेडिट कितना हुआ होगा? 58,200। लेकिन यहाँ लिखा है कैशियर एररनेसली एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। कैशियर ने गलती से कैश बुक में पूरा लिख दिया 60,000। तो मैं आपको इसको 60,000 को स्प्लिट करके लिख दूं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 58,200, ये तो उसने लिखा ही लिखा, 1800 एक्स्ट्रा लिख दिया। ग्रॉस अमाउंट का तो यही मतलब हुआ ना। मैंने 60,000 को स्प्लिट कर दिया जिससे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। अब आप बताओ, ये पेमेंट आई तो ये तो दोनों जगह आना चाहिए, ये दोनों जगह है भी, इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये जो 1800 उसने लिख दिया है डेबिट में एक्स्ट्रा, इससे डिफरेंस आएगा ना। अब 1800 से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा लेकिन पासबुक का कम होगा, तो मैच कराने के लिए लेस कर देंगे। तो यहाँ आइए लेस में लिखिए, लेस में लिखिए कैश डिस्काउंट not recorded in cash discount not recorded in cash book। सारे सारे ट्रांजैक्शन हो गए, तो आइए इसको पैक कर देते हैं। पहले इनका टोटल करते हैं और ये जो आएगा ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। 10,000 प्लस 16,920 प्लस 3010 प्लस 35,000 प्लस 175 प्लस 53,000 292930। और 11,800 प्लस 7,900 प्लस 1,800, तो 12,77,000। तो 260,400 में ऐड करेंगे 292930, लेस करेंगे 12,77,000 और ये आता है 425,630। ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। 260,400 प्लस 292930 माइनस 12,77,000, 425,630, ये हो गया। तो ये बीआरएस का क्वेश्चन पूछा था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो हमने दो क्वेश्चन कवर किए, एक डेप्रिसिएशन का और एक बीआरएस का। अब आज के वीडियो में यही इतना हम लोग कवर कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे मैं वीडियोस बना के ये सारा पेपर कवर करूंगा बेटा, जिससे आप अपना
जो भी आपने आंसर शीट में लिखा हुआ था वो अपने क्वेश्चंस आप मैच करा सकते हो। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।